सरसों और उससे मिलने वाला तेल लगभग हर घर के थाली की शोभा बढ़ाता है। वो सरसों जो किसानों के द्वारा खेतों में 4 महीने की निरंतर मेहनत के बाद घर को और घर से बाजार में, बाजार से आपकी थालियों में तेल के रूप में, तेल नहीं, तेल से बने पकवानों के रूप में एक किसान अपने खेतों में सरसों की बुआई करता है, तो उसे अपनी इस फसल से एक अच्छा उत्पादन किस प्रकार से प्राप्त होता है। अच्छा उत्पादन का मतलब अच्छा मुनाफा। ये किसान द्वारा इस फसल की बुआई से लेकर उत्पादन तक के उसके अपनाए गए प्रबंधन पर निर्भर करता है। सरसों की बुआई में एक किसान किस प्रकार का प्रबंधन रखे, इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राधे। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने खेतों के बीच से। किसान भाइयों, जब किसान के सामने रबी का सीजन चालू होता है तो रबी के सीजन में दलहनी फसल, तिलहनी फसल और तिलहनी फसल की एक मुख्य फसल सरसों की फसल। बड़े पैमाने पर हमारे देश में सरसों की खेती की जाती है। कुछ प्रांत तो ऐसे हैं जिसे सरसों का राजा कहा जाता है और वो है राजस्थान, और राजस्थान का खासकर अलवर इलाका। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और दूसरे कई प्रदेशों में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर लगभग हर प्रकार की मिट्टी में, खासकर हल्की दोमट मिट्टी या फिर वो मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के आसपास हो, सरसों की फसल के अनुकूल मानी जाती है। सरसों की बुआई के समय जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो इस फसल को वो 25 डिग्री के आसपास, और ये जो टेम्परेचर है वो अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर से किसानों को मिलना चालू हो जाता है। किसान सरसों की बुआई 15 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं। कई बार टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण 2-4 दिन आगे पीछे अपने फसल की बुआई के समय को किसान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि रबी के पहले खरीफ का सीजन, और खरीफ में धान की फसल एक मुख्य फसल के रूप में खेतों में लगी होती है। कई बार किसानों के खेत समय पर खाली नहीं हो पाते हैं। वैसी स्थिति में 15 नवम्बर तक एक किसान सरसों के फसल की बुआई कर सकता है। लेकिन जो किसान 15 नवंबर के आसपास सरसों की बुआई करते हैं तो उनके साथ लास्ट में जब टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, वैसी स्थिति में उनकी फसल पे कीटों का अटैक ज्यादा मात्रा में होता है, खासकर माहू का अटैक ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ पे उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी होती है। धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में पराली बड़े पैमाने पर मौजूद, कुछ किसान उन परालियों में आग लगा देते हैं जो कहीं से भी जायज नहीं है। उन परालियों को इकट्ठा किया जा सकता है, डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर मजदूरों की मदद से एक समान रूप से पराली को खेतों में फैलाकर उन खेतों की अच्छी जुताई की जा सकती है। जुताई के बाद उनमें पानी, खेतों का पलेवा का यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि हमारे यहाँ ज्यादातर धान की फसल जो है वो कद्दू करके लगाई जाती है, और कद्दू किए हुए खेतों में मिट्टी जो है वो पत्थर नुमा हो जाती है। जब धान की कटाई होती है खेतों की जुताई करवाता है किसान, और उसके बाद पानी अगर खेतों में डालता है, फिर जब जुताई के लिए दोबारा वो खेत तैयार होते हैं और उसकी जुताई होती है तो मिट्टी अपेक्षाकृत हल्की और भुरभुरी, और वो इस फसल के आगे के ग्रोथ में काफी मदद करती है। सरसों के लिए खेतों की तैयारी के क्रम में पराली के साथ ही इन खेतों की जुताई, इन खेतों में पानी डाला जा रहा है। इसका मतलब खेतों का पलेवा। इससे एक साथ 2 फायदे। पहला तो ये जो मिट्टी है, ये कद्दू करके धान की जो बुआई हुई थी, प्लास्टर नुमा हो चुकी थी, ये मिट्टी जब दोबारा खेत जुताई के लिए तैयार होंगे तो उस समय भुरभुरी। और दूसरा फायदा, ये जो पराली है इसमें सड़न, और सड़न के बाद ये सरसों की फसल के लिए एक उर्वरक के रूप में काम आती है। किसान भाइयों, जब हम अपने खेतों में पलेवा कर लेते हैं तो 1 हफ्ते का समय मिल जाता है दोबारा इन खेतों को जुताई के लिए तैयार होने में। उस बीच में हम सरसों के बीजों की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार के बीज हैं, जिसमें पायनियर की 45S46, 45S47, एडवांटा की 414, 427, प्रो एग्रो 5222, 5232, श्री राम की 16 से 66। इसके अलावा गोल्डी की पीले सरसों में मोटे दाने की सरसों, महीन दाने की सरसों, माइको का उल्लास, और आपके इलाके की लोकल वैरायटी। इसमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं समय के अनुसार, खेतों के अनुसार। और जब आप एक बार वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो उनके साथ सीड ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट सरसों के बीजों के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी एक फंगीसाइड से आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो किसी अच्छे फंगीसाइड, और उसका कारण ये होता है कि अगेती बुआई में सरसों में तना गलन और जड़ गलन की समस्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है।
वैसी स्थिति में आप झलोरा से उपचारित कर सकते हैं, यूपीएल के इलेक्ट्रॉन से उपचारित कर सकते हैं, बायर के नोटिवो से उपचारित कर सकते हैं, या फिर थीरम, कार्बेंडाजिम, मैनकोजिम, शाप, अल्ट्राकॉल, इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम प्रति किलो बीज फंगिसाइड की मात्रा को हमें रखना पड़ता है। अच्छी तरह से बीजों में मिक्स कर देने के बाद बीजों को थोड़ी देर के लिए हम छाया में छोड़ देते हैं। दोबारा एक किसान जुते हुए खेतों में आए। खेत की उर्वरा शक्ति को देखते हुए यहाँ पे हमें उर्वरकों का एक स्पेशल डोज अप्लाई करना है। एसएसपी के कॉम्बिनेशन के साथ, एनपीके के कॉम्बिनेशन के साथ, डीएपी के कॉम्बिनेशन के साथ, टीएसपी के कॉम्बिनेशन के साथ। मैंने अपने सरसों के खेतों में जिस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है वो है एसएसपी का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ मैंने यूरिया 15 केजी, पोटास 25 केजी और 8 केजी बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स किया है, और साथ में आधा केजी साफ फंगिसाइड। इनमें से 4 को एक साथ मिक्स करके और यूरिया को बीजों के साथ मिलाकर समान रूप से खेतों में बिखेर दिया गया है। बिखेरने के बाद इन खेतों की एक हल्की जुताई और साथ में पाटा। हमने यहाँ पे खेतों का पलेवा कर रखा है तो बीजों को प्रॉपर नमी मिल जाती है और हमारे बीज उसी नमी पे जर्मिनेट होने चालू हो जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद दोबारा अपने खेतों पर जाते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। बीज जो है वो पौधे के रूप में, और नज़दीक से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पौधे 2 से 4 पत्तियों की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पे एक कीट का अटैक बड़े पैमाने पर इन पौधों पे होता है, धौलिया कीट का अटैक, और ये तब होता है जब टेम्परेचर जो है वो सामान्य से अधिक हो, 30 डिग्री के आसपास, और हमने अपने सरसों की फसल की बुआई कर दी है। समय रहते एक किसान अगर इन कीटों से संबंधित दवा का स्प्रे नहीं करता है तो यहाँ पे एक किसान को 25 से 30% तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये कीट हमारे पौधों की जड़ों को खाना चालू कर देते हैं, पत्तियों को खाना चालू कर देते हैं, और हमारी पौध जो है वो काफ़ी संख्या में समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाती है। यहाँ पे हमें एक फोलियर स्प्रे और उसमें जो दवा लेनी है इंसेक्टिसाइड, और उसमें हम ले सकते हैं मोनोक्रोटोफास या फिर क्लोरोफायरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसी फॉर्म में। आप रोगर ले सकते हैं, इमेडाक्लोप्रिड ले सकते हैं 17.8% एसएल फॉर्म। इसके अलावा और दूसरे कई इंसेक्टिसाइड जो बाजार में उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पौध आगे की ओर अग्रसर होना। जब हमारी पौध 25 से 30 दिन की अवस्था में पहुंचती है तो ये जो है सरसों का एक महत्वपूर्ण प्रबंधन है, सरसों में पहली सिंचाई का। ये आप देख पा रहे हैं आज ये सरसों की पौध जो है वो अपने 25 दिन की अवस्था में है। 25 दिन की अवस्था का मतलब पहली सिंचाई। पौध की स्थिति पहली सिंचाई के लिए तैयार है, लेकिन पहली सिंचाई से पहले हमें खेतों की नमी को चेक करना होता है। और अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो अभी जो है इसमें जो नमी है वो मौजूद है। इस स्थिति में हमें 5 से 6 दिन और इंतजार करना होगा पहली सिंचाई के लिए। जब ये नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब इन सरसों के पौधों पे पहली सिंचाई का काम किया जाएगा। सरसों की बुआई के बाद 30 दिन का समय पूरा हो चुका है, दोपहर का समय है, और पौधे जो हैं वो मुरझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमी पूरी तरह से खेतों की समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पे पहली सिंचाई ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से इन खेतों में पानी और हल्का पानी, ताकि पानी किसी हिस्से में जमा न हो पाए। इस सिंचाई के बाद चूंकि हमने स्पेशल डोज के रूप में अपने खेतों में बुआई के समय में उर्वरकों के एक अच्छे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रखा है, तो 50 केजी यूरिया और 3 केजी सल्फर पाउडर फॉर्म 90%, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने खेतों में बिखेर दें। बिखेरने के 2 दिन बाद फोलियर स्प्रे का एक बूस्टर डोज अगर एक किसान अपने इन पौधों पे ले लेता है तो उसे अपने इस सरसों से एक चमत्कारी ग्रोथ देखने को मिलता है। और वो जो फोलियर स्प्रे होगा, एक फंगिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एनपीके 19-19-19। मैंने जो अपने सरसों में बूस्टर डोज के रूप में जिस दवा का इस्तेमाल किया है उसमें फंगिसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा और इंसेक्टिसाइड के रूप में ये आप देख रहे हैं क्लोरोपायरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसी फॉर्म में। इसके अलावा एनपीके 19-19-19, इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर एक समान रूप से खेतों में फोलियर स्प्रे। और ये जो स्प्रे आज मेरे खेतों में किया गया है
पहले सरसों के खेतों में, फिर मटर के खेतों में और अब चने के खेतों में ये जो बूस्टर डोज का फोलियर स्प्रे है इसका काम जारी है। जब एक किसान अपने सरसों के खेतों में बूस्टर डोज के रूप में ये फोलियर स्प्रे ले लेता है तो एक हफ्ते बाद उसे अपने पौधों से एक चमत्कारी ग्रोथ, और ये जो ग्रोथ है एक बेहतर उत्पादन की तरह। लगभग एक किसान के लिए फसल मैनेजमेंट का सारा काम यहीं पे पूरा हो चुका होता है। लेकिन जिन किसानों ने अपने सरसों की पछेती बुआई कर रखी है, आगे चलकर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ आपकी फसल फूल पे और फूल से फलियों पे होती है। वैसी अवस्था में माहू का अटैक बड़े पैमाने पर, कई इलाकों में इसे मोएला या एफिड के नाम से जानते हैं, हमारे इलाके में इसे लाही कहते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माहू से ये जो पौध है ये पूरी तरह से भरी पड़ी है और कहीं से भी ये माहू इस पौध को आगे की ग्रोथ का मौका नहीं दे पा रही है। समय रहते किसान को इसका इलाज करना होता है और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस माहू का फैलाव मेड़ के पास वाले पौधों से शुरू होता है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना चालू होता है। जब एक किसान प्रारंभिक अवस्था में अपने इन पौधों पे माहू को देखता है तो वहाँ हमें एक इंसेक्टिसाइड का फोलियर स्प्रे, और वो जो फोलियर स्प्रे है वो मोनोक्रोटोफास के साथ ले सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड के और दूसरे कम्बिनेशन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें क्लोरोफायरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी फॉर्म में। इसके अलावा आप इमेडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आप रोगर ले सकते हैं। दूसरे इंसेक्टिसाइड का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समय रहते किसान माहू से अपनी इस फसल को बचा लेता है तो उसे इस फसल से एक बेहतर उत्पादन, और इसमें एक जो प्लस पॉइंट है वो ये कि जब ये फसल कट के किसान के घरों पे जाती है तो इसे आसानी से वो स्टोर कर सकता है, कहीं भी किसी भी जगह पे बोरियों में भर के वो स्टॉक कर सकता है। जरूरत के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के अनुसार, मार्केट की कीमत के अनुसार वो उसे बेच सकता है और एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है।